Hi friends, welcome back to my channel Shelly's Language Lab. I am Dr. Shelly and I make videos on English language, literature and communication. I also make videos on UGC NET set preparation in English literature. So if you are interested in any of these topics, then please subscribe to my channel and also press the bell icon so that you get the latest notifications of my videos in time. In today's video, we are going to talk about UGC NET paper 1 syllabus. We are going to discuss the syllabus in full detail, and not only this, but we are also going to talk about a perfect strategy to follow when you are preparing for this exam. जब भी हम यूजीसी नेट पेपर 1 की बात करते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस एग्ज़ाम की तैयारी हमें कहाँ से करनी है, कैसे शुरू करनी है, कौन सी बुक से पढ़ें या क्या इंटरनेट से पढ़ें या यूट्यूब से पढ़ें. सो देर आर सो मैनी ऑप्शंस और उनमें से बेस्ट क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. But before starting the video, I would like to tell you that if you have any confusion regarding UGC NET exam कि UGC NET exam क्या होता है या इसकी एज लिमिट क्या है, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, then you can watch my previous video जिसमें मैंने यूजीसी नेट को डिटेल में डिस्कस किया है और तो और उसमें एग्जाम पैटर्न भी बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करके मैंने आपको बताया है. तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो. उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बार में डाल दूंगी. डिस्क्रिप्शन बार आप ज़रूर चेक किया करें मेरे वीडियोज़ में, क्योंकि मैं कई बार उसमें कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालती हूँ, इंपॉर्टेंट लिंक्स डालती हूँ. इस बार डिस्क्रिप्शन बार में आपको यूजीसी नेट का जो सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बार ज़रूर चेक करें. Now moving on to our topic. Now let us discuss the syllabus of this paper. But before that, there are two things that you need to know. First is that this paper is called General Paper on Teaching and Research Aptitude. पर ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. दिस paper is an amalgamation of different topics from different areas. There are topics from communication, comprehension, higher education system, mathematical reasoning and all that. वो हम अभी एक एक करके इन यूनिट्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी यूनिट इस सिलेबस में है. The second thing that is very important for you to know is that this paper is compulsory for all subjects. अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हैं एग्ज़ाम तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर 1 कंपलसरी है और सभी के लिए यही सिलेबस लागू होता है. ओके, सो पेपर 1 इज़ कंपलसरी फॉर एवरीवन and you have to score good in this particular paper, especially if you want to clear NET as well as JRF. तो ये पेपर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यूनिट 1 इज़ ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड. टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपने हमेशा दो चीज़ों का ध्यान करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ लर्नर एज वेल एज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ टीचर. तो टीचर और लर्नर दोनों के बीच का रास्ता आपने निकालना है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय. इस टीचिंग एप्टीट्यूड में जो नंबर 1 टॉपिक है टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे वो कभी भी ऐसे नहीं हो सकते जिसमें टीचिंग का ऑब्जेक्टिव फुलफिल ना होता हो. ठीक है, तो टीचिंग का कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव अगर आप समझ गए तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो जाएगी, जिससे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी. ओके, देन लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट टॉपिक जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लर्नर का एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है, तो ये सेकंड वाली यूनिट भी आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा. सेकंड जो टॉपिक है वो बिल्कुल मत छोड़िएगा. ठीक है, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन मैथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस, तो इसमें जो ऑनलाइन मेथड आजकल चल रहे हैं जैसे गूगल मीट हो गया, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा तो पता ही होगा, पर यहाँ जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आने वाले हैं स्वयं प्रभा और मूक में से. अब देखिए, जब भी हम किसी सिलेबस को फॉलो करते हैं, कुछ तो टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि आपने क्या किए हैं कि आपको डिटेल में पढ़ने ही पढ़ने, जैसे टीचिंग का कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव है, एक बार तो आपको आराम से बैठ करके उसको पढ़ना पड़ेगा. पर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे स्वयं प्रभा और मूक कोर्सेज. तो इस तरह के टॉपिक की ना आप एक साइड में लिस्ट बनाते रहिए कि ये टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें मैं खाना बनाते हुए भी अगर मैं कोई वीडियो देखना चाहूँ तो मैं वहाँ पर देख करके उन्हें कवर कर लूँगा. ठीक है, तो इनमें से जो जैसे फर्स्ट वाली यूनिट में से आप इन टॉपिक्स को एकदम अलग से एक पेज में लिख लीजिए. जैसे पहला क्या है कि ऑनलाइन मेथड्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, एंड स्वयं कोर्स क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, मूक कोर्स क्या है. ठीक है, उनकी फुल फॉर्म क्या है मूक कोर्स की. ठीक है, तो इनको आप एक
अलग से कॉपी में लिख लीजिए कि ये टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे स्पेशली नेट में सर्च करके ढूंढ के इनके बारे में पढ़ना है। देन टीचिंग सपोर्ट सिस्टम आप पढ़ लीजिए, ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, मॉडर्न क्या होता है, आईसीटी बेस्ड क्या होता है। एंड इवेल्युएशन सिस्टम में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हमेशा, ठीक है, तो ये आप ज़रूर पढ़ लें। ये जो यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। एक बार अगर आपने इसका बेसिस समझ लिया तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। यूनिट नंबर 2 इज़ ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड अगर आप ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं या आपने प्री पीएचडी कोर्स कर लिया है तो आपके लिए करना बहुत इजी होगा। पर जो बच्चे अभी नेट का पेपर एकदम फ्रेश में दे रहे हैं एंड दे डोंट हैव एनी पीएचडी एक्सपीरियंस, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ेगा। पर उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च से, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एंड रिसर्च, रिसर्च एथिक्स क्या होती हैं, प्लेजरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और मेथड्स ऑफ रिसर्च जो हैं एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड्स, इनको आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। पर स्टेप्स ऑफ रिसर्च आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग में कई बार जो लेटेस्ट रेफरेंसिंग स्टाइल चल रहा है उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना होता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। देन यूनिट नंबर 3 इज़ कॉम्प्रीहेंशन। जो इससे पहले की दोनों यूनिट्स थी उन दोनों में आप पढ़ करके एक बार कर लोगे, पर कॉम्प्रीहेंशन में यू नीड प्रैक्टिस। इसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, पैसेज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ओके। वैसे जनरली जो पेपर होता है पेपर 1 यू विल गेट इट इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। पेपर 2 तो आपको अपने उसमें ही मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश वालों का तो सिर्फ इंग्लिश में ही होता है, बाकी सब्जेक्ट में भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है। बट हियर ये जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पैसेज है ये भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो आप उसमें इसे सॉल्व कर लीजिएगा। पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। देयर आर सर्टेन टैक्टिक्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल डूइंग कॉम्प्रीहेंशन। उनकी भी कई सारी ट्रिक्स होती हैं कि किस तरह से आपने डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। कई बार पैसेजेस में इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, हाउएवर, मोर ओवर, तो इस तरह के वर्ड्स को आपने अवॉइड करना है, नहीं करना है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी फ्यूचर में, तो आप वो देख लीजिएगा। एंड यू नीड प्रैक्टिस इन दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 4 जो है कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपनी चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने आधी यूनिट तो लगभग कवर कर ही दी है, ओके। बाकी के वीडियोज़ भी धीरे धीरे आएंगे एंड मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया, आप चाहें तो वो आराम से पढ़ सकते हैं। देन कम्युनिकेशन जो ये 4th यूनिट है इसमें भी आपको याद ही करना है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो थेरेटिकल। तो कम्युनिकेशन के मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर क्या क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, और मास मीडिया एंड सोसाइटी। आपको अभी भले ही पढ़ने में ये जो वर्ड्स हैं बहुत लंबे लंबे लग रहे होंगे, पर ये बहुत ही ज़्यादा ईजी, सबसे ज़्यादा ईजी यूनिट में से कहूँगी, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको आराम से ये यूनिट समझ में आ जाएगी। एंड नेक्स्ट यूनिट इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अब देखिए मैथ्स की अगर बात करूँ तो जब मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था आई वॉज़ वेरी मच अफ्रेड ऑफ दिस यूनिट, ठीक है। मैथ्स मेरी बहुत ही ज़्यादा वीक थी तब, और अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है। अगर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन दे दिए जाएँ तो आई वोंट बी एबल टू डू दैम। बट इस मैथमेटिकल रीजनिंग के अगर आप एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स, तो ये आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बट यू नीड सम प्रैक्टिस। नंबर सीरीज़ बहुत इजी होती है, लेटर सीरीज़ भी इजी होती है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो है, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग है, एवरेज निकालना है, इसमें से कुछ नहीं तो आपको आधे तो फिर भी आप परसेंटेज निकालना आपको आता होगा, ठीक है। एवरेज निकालना आपको आना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप थोड़े बहुत देख लेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। पर जब हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आने हैं तो यूनिट नंबर 5 जो है मैथमेटिकल रीजनिंग की, इसमें से 3 क्वेश्चन तो आप फिर भी सॉल्व कर लोगे। 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, पर मैं ये कहूँगी कि कोई यूनिट अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। तब भी आपको उन यूनिट्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो आपको अच्छी तरह से आती हैं। नेक्स्ट यूनिट 6 इज़ लॉजिकल रीजनिंग। ये थोड़ी सी टफ है मैं बोलूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा, एक तो दिखने में ही बहुत ज़्यादा लंबी यूनिट लगती है तो देख के वैसे ही डर लग जाता है। बट देन थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से इसमें टॉपिक कवर हो रहे हैं। दिस इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जनरली क्या होता है, एक असर्शन दे दिया जाता है और एक रीज़न दे दिया जाता है आपको, ठीक है, और उन दोनों को आपने मैच करके जो नीचे ऑप्शंस लिखे होते हैं उनको चूज़ करना होता है।
ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। एक बार अगर आप इससे रिलेटेड जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं उनको फॉलो करोगे तो आपको आराम से वो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आर्ग्यूमेंट्स को आपने कैसे फॉलो करना है। ठीक है, इनसे रिलेटेड अभी कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। देन स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, कॉनोटेशन, डिनोटेशन ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। बहुत ज़्यादा नहीं, आप इसमें जाइए। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप फॉलो कर सकते हैं। देन इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, ये बहुत ईजी है। ठीक है, जिसमें कई बार ऐसे नहीं आते ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल विमेन आर मॉर्टल, इस तरह के कुछ कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और वो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। देन एनालॉजीज़ तो इतनी ईजी चीज़ है कि उसे मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, कि दो चीज़ों का कंपैरिजन करने का होता है। ठीक है, बहुत ईजी है ये भी। वेन डायग्राम, इंडियन लॉजिक, प्रमाणास, स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमाना, इनको तो आपको एक एक करके क्लियर करना पड़ेगा। आप अगर इस यूनिट को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हो तो बिल्कुल मत दो, बस एक बार हल्का सा पढ़ के देख लेना, अगर आपको ईजी लगे तभी आप इसे करना। देन डेटा इंटरप्रिटेशन कई बार लोगों के बस की बात नहीं होती है, बट आई वुड टेल यू कि आपको एक पाई चार्ट दे दिया जाता है, टेबल चार्ट दे दिया जाता है, या कोई बार चार्ट वहाँ पे दिया होगा, तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो अगर कभी कभी इजी भी आ जाता है, कभी कभी बहुत टफ भी आता है, पर अगर आप पाई चार्ट ये सब सॉल्व करना सीख जाओगे, एक दो क्वेश्चंस इसके सॉल्व करके देख लेना, इफ़ यू फाइंड इट ईजी। ठीक है, बहुत ज़्यादा पीछे मत पड़ना मैथ्स वाली, जो अगर आपको बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं आती है तो ठीक है, उनके पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको आती हैं उनको अच्छे से आप कवर कर लीजिए, यही मैं आपको बार बार बोलूँगी। यूनिट नंबर 8 इज़ अबाउट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, ये तो सिर्फ याद करने का है, तो आप आईसीटी क्या होती है, इसमें जनरल एब्रीविएशंस क्या क्या यूज़ होते हैं वो आपने देखने हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, इस टॉपिक को भी आप साइड में लिख लीजिएगा कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कोई भी यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वो आप साथ में चला लीजिए जब आप अपना कोई काम कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप साइड में लगा लीजिए। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल के जो पर्टिकुलर कुछ कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं ना, जैसे सीसी आपका आप कब करते हैं, या फिर पॉपअप क्या होता है, तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। इंट्रानेट क्या है, इंटरनेट क्या है, ये सब चीज़ें आपने देखनी है। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, देखिए इसको तो आप नेट पे सर्च करना, आपको बहुत अच्छे से पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि डिजिटल इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं। जो मैंने स्वयं कोर्स के बारे में आपको बताया था, NPTEL के कोर्सेज चलते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट दोस्त। ठीक है, ये आप वैसे भी अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ लीजिए उसको, डिजिटल इनिशिएटिव रिसेंटली हायर एजुकेशन को लेकर के क्या लिए गए हैं। नाउ यूनिट नंबर 9, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन किन किन चीज़ों से होता है, क्या उसके इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं, ये सब क्वेश्चंस उसमें आएंगे। स्पेशली एनवायरनमेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उसमें। ठीक है, कि ग्लोबल लेवल पे क्या इनिशिएटिव हो रहे हैं, कौन कौन से recent events हुए हैं। इन दिस यूनिट यू आर गोइंग टू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरमेंटल इश्यूज़, जो भी रीसेंट एनवायरमेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं, या जो इन्वायरमेंटल समिट्स होते रहते हैं। ठीक है, कई सारे सम्मेलन होते रहते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो दे विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। तो आप रीसेंट जो एनवायरमेंटल समिट्स हुए हैं उनको पढ़ लें, जो स्टार्टिंग से हुए हैं, जैसे इससे पहले स्टॉकहोम में जो कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, या और भी जितनी हुई हैं कॉन्फ्रेंसेज ग्लोबली, तो वो आपने पढ़ लेनी है, उनमें से क्वेश्चंस मोस्टली आता है। देन जो एनवायरनमेंट का एक्ट है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। इस यूनिट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मैं आपको बता रही थी कि आप साइड में एक टॉपिक लिख करके रखिए और उन सब के बारे में बारी बारी से पढ़ लीजिए। तो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, नेशनल एक्शन प्लान, रियो समिट, कन्वेंशन, बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इन सबको आप साइड में लिख लीजिए, और इन टॉपिक्स को आप तभी पढ़िएगा जब आप कोई और काम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप यू गेट माई पॉइंट नाउ। यूनिट 10 में है हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको वैसे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आफ्टर गिविंग नेट, आफ्टर क्वालिफाइंग नेट, यू आर गोइंग टू एंटर हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, हायर लर्निंग में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है UGC। ठीक है, UGC से रिलेटेड आप क्या है पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, कि UGC का कब स्टार्ट हुई है, क्या नई चीज़ें आई हैं। ठीक है, ये सब वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड और एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। स्किल बेस्ड एजुकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो इंडिया के यूथ के लिए जो नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ने, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, यूनिट 10 जो है वो आपको ईजी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा आराम से आप पढ़ लेंगे, थ्योरेटिकली है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और है, देखिए नोट में मैंने नीचे लिखी हुई है दैट 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल।
तो 10 यूनिट्स हैं, हर यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन आएंगे. देयर हैज़ टू बी 50 क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम और 50 के 50 आपने अटेम्प्ट करने हैं. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यूजीसी नेट के पेपर में, पेपर 1 में भी नहीं, पेपर 2 में भी नहीं. तो आप आराम से चाहे आप तुक्का भी लगा सकते हैं. ठीक है, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका तुक्का सही हो जाए अगर आपने थोड़ी भी ढंग से पढ़ाई की है तो. ठीक है, तो हर यूनिट में से 5 क्वेश्चंस आने हैं, तो आपको सारी यूनिट्स पे ध्यान देना है बराबर. और जो यूनिट्स आपको अच्छी लगती हैं, जो यूनिट्स आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं, जैसे एनवायरनमेंट वाली इंटरेस्टिंग लगती है, कम्युनिकेशन आपको ईजी लगा, तो आप उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और सोचिए कि अगर आपका उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए. ठीक है, जो 2 क्वेश्चन आप मैथ्स में से नहीं कर सकते हैं तो आप वो कोशिश कीजिए कि आपके 5 क्वेश्चन कम्युनिकेशन में से बिल्कुल सही हो जाएं. ठीक है. नाउ कमिंग टू द एक्शन प्लान ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1, हाउ टू प्रिपेयर. देखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को यही होता है कि कैसे हम प्रिपेयर करें, कहाँ से शुरुआत करें. तो मैं बताऊंगी आपको कि सबसे पहले आप क्या करें. यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से आप फॉलो कर लीजिए. हिंदी में या इंग्लिश में जो भी आपको सही लगता है उसका आप प्रिंट आउट निकालिए. सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रिंट आउट निकालिए. 2-3 पन्ने का है, आप अफोर्ड कर सकते हैं आई गेस. जब आप कोई क्वेश्चन उसमें से कवर कर लेते हैं उसको अंडरलाइन करते रहिए. एटलीस्ट आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ, आई हैव कवर्ड दीज मच टॉपिक्स. उस प्रिंट आउट में से आप देखेंगे कि आपके लिए ईजी टॉपिक कौन सा है. आई वुड ऑलवेज से कि ईजी टॉपिक को पहले कवर करो. एक तो ईजी है इसलिए आप जल्दी कर लोगे, आपका इंटरेस्ट भी है उसमें तो आप जल्दी कवर कर लोगे. आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन रहेगी कि एटलीस्ट अब मेरी 9 ही यूनिट रह गई हैं. या अगर आपने 2 यूनिट कर ली, कम्युनिकेशन पहले कर ली, कॉम्प्रिहेंशन भी देख लिया, पैसेज की किस तरह से सॉल्व करते, कोई एक वीडियो देख लिया और आपने उसको समझ लिया. ठीक है, तो आपकी 2 यूनिट कवर हो गई. ठीक है, कोई और या छोटी यूनिट ले लो या ईजी यूनिट ले लो. मेक योर ओन नोट्स. एक कॉपी खरीद के लाइए, उसके 10 सेपरेट सेक्शंस कीजिए और हर सेक्शन में उस यूनिट का नाम लिख करके देखिए कि पिछले एग्ज़ाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि हर यूनिट में से जो टोटल क्वेश्चंस लास्ट 5 या 10 ईयर्स में पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड मैं एक MCQ वाला वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो. ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा. देन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, प्रैक्टिस क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे सिलेबस में 5 टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, 5 टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल थियोरेटिकल हैं. ठीक है, तो जो पेपर थियोरेटिकल हैं उनको तो आप याद कर लेंगे, पर जो प्रैक्टिकल वाले टॉपिक जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी मैं प्रैक्टिकल में ही बोलूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से. और अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो यू विल नो हाउ द क्वेश्चंस फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड आर एक्चुअली सॉल्व्ड. देन टॉकिंग अबाउट मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये भी जो टॉपिक हैं ये प्रैक्टिकल वाले में है. ठीक है, तो प्रैक्टिकल वाले जो हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली. ऐसा मत कीजिएगा कि बिल्कुल ही उसे छोड़ दिया. एटलीस्ट आप तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपको वो ट्रिक अच्छी तरह से आ नहीं जाती. ठीक है, देन रिवाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, हमारा ह्यूमन माइंड एक इस तरह से काम करता है कि वी रिमेंबर द लेटेस्ट थिंग. जो लेटेस्ट चल रहा होगा ना वो हमारे दिमाग में याद होगा. जो हमने रिसेंटली पढ़ा है वो हमें याद होगा, पर जो हम पिछले 2 साल पहले हमने पढ़ा था वो हमें याद नहीं रहता. क्यों? क्योंकि हमने रिवाइज़ नहीं किया होता है. और एग्ज़ाम में कभी भी आप बिना रिवाइज़ किए मत जाइए, भले ही कम पढ़ो पर रिवाइज़ करके जाओ जो आपने पढ़ा है. ठीक है, देन मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट मैं कोशिश करूँगी कि अपने चैनल पे ही आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँ, पर अभी भी कई सारे मॉक टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इंटरनेट पे, तो वहाँ से आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं. मॉक टेस्ट रोज़ रोज़ मत दीजिएगा. जैसे हफ्ते में एक दिन आप मॉक टेस्ट का रख लीजिए, संडे को रख लीजिए. अगर आपको पढ़ना नहीं है, आप सोचिए कि आज मैं बस मॉक टेस्ट सॉल्व करूँगा. आपको बहुत ज़्यादा हार्डकोर पढ़ाई नहीं करनी है. किसी एक दिन, सैटरडे हो या संडे हो या कोई और डे है आपका. ठीक है, तो हफ्ते में एक मॉक टेस्ट आप ज़रूर कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने इस वीक कितनी प्रोग्रेस की है. और एक और चीज़, जब आप मॉक टेस्ट करते हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आया, जो आपने गलत किया है, उसको आप ज़रूर लिख लें. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप उस टॉपिक को एक बार और पढ़ेंगे. उससे क्या है, आपका टॉपिक वो क्लियर हो जाएगा और दोबारा आप उसमें गलती नहीं करेंगे एंड इट कैन बी कंसिडर्ड प्रोग्रेस. टॉकिंग अबाउट बुक्स एंड रिसोर्सेज, देन इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरनेट में आप चीज़ों को सर्च कीजिए, वहाँ आपको थेरेटिकल चीज़ें ज़्यादातर मिल जाएंगी. बट ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू रिफ़र टू अ बुक, देन आई वुड सजेस्ट KVS मदान की बुक आती है UGC नेट पेपर 1 की,
तो वो आप देख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स में भी आती है। और वैसे भी आप एक 10 ईयर्स पेपर भी अगर देखना चाहते हैं तो अमर उजाला के पेपर देख सकते हैं, उसमें लास्ट 10 ईयर्स के आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, पेपर 1 के भी और अपने पेपर 2 के भी उसमें हैं, ठीक है। तो उनमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया गया है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। टॉकिंग अबाउट यूट्यूब, यूट्यूब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। यूट्यूब में अगर आप इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहें तो आप एनवायरनमेंट के लिए यूट्यूब फॉलो कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड MCQs के लिए भी आप यूट्यूब फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे आपको ट्यूटर्स मिल जाएंगे, टॉपिक मिल जाएंगे। एंड टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, आई वुड टेल यू दैट आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग अ फ्री कोचिंग ऑन यूट्यूब फॉर UGC पेपर 1। अब देखिए इसके पेपर 1 में तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, मैथ्स तो मेरी बहुत ज़्यादा वीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू, तो आप मत डरिए। आई विल बी हायरिंग सम ट्यूटर्स और वो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे या रीजनिंग और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। सो आई विल बी हैविंग डिफरेंट ट्यूटर्स ऑन माई चैनल एज वेल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वेन एवर दे विल बी अ वीडियो रिगार्डिंग दैट यू विल गेट एन अपडेट। Soon I will provide my Telegram link as well, so please keep yourself updated with this. Now we have talked about syllabus preparation and the resources and books. Now talking about time management. देखिए अगर आप UGC नेट JRF क्लियर करना चाहते हैं, आई वुड से दैट मैनेज योर टाइम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि JRF आपका तभी क्लियर होगा जब आप UGC नेट का पेपर 1 अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, नहीं, आपको UGC नेट का पेपर 2 भी देखना है जो आपका अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। तो दोनों को आपको बैलेंस करके चलना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 1 या 2 घंटा रोज़ पेपर 1 को ज़रूर दें। किसी दिन अगर नहीं देना चाहते हैं दैट इज़ ओके। अगर आपको कोई बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है पेपर 2 में, आप बिल्कुल बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, दैट इज़ ओके। पर हफ्ते में 4 दिन या 3 दिन आप इस पेपर को ज़रूर पढ़ें। स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया है ना ये टॉपिक, जब आपने स्टार्ट किया है ये नेट की प्रिपरेशन करना, स्टार्टिंग में तो हर दिन आप 2-2 घंटा इसको दीजिए और कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आपके टॉपिक्स कवर हो जाएं। और आप साथ में अगर नोट्स भी बनाना चाहते हैं दैट इज़ टोटली अप टू यू, ओके। तो ये आप एक ट्रिक मेरी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आई गेस यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, और जो इंपॉर्टेंट लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बार में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो फार। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और वीडियो चाहिए है UGC नेट से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको धीरे धीरे नेट से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड भी वीडियोज़ मिलेंगे। थैंक यू so much for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.